नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। 2016 अब से कुछ देर बाद बीत जाएगा। बीतना एक साल का कोई अहम नहीं है, हर साल एक साल बीत जाता है और 2017 का हम स्वागत कर रहे होंगे कुछ देर बाद। लेकिन हर साल एक विश्लेषण जरूरी होता है कि इस पूरे साल में हमने क्या खोया और क्या पाया, कहाँ पर हम पीछे रहे, कहाँ पर हम आगे रहे, कहाँ पर हमारे लड़ते रहने की जिद थोड़ी सी डगमगाई या जीत की कोशिश आते आते रह गई। ये विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक पूरा साल होगा हमारे सामने जो चुनौतियों का होगा, जो संभावनाओं का होगा, और उससे पहले ज़रूरी है कि क्या खोया क्या पाया। और आज जो लोग मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहेंगे, मैं उनका परिचय यहाँ पर कराता हूँ। मेरे साथ हैं अर्चना शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से हैं, हिमानी जौली हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, इकराम राजस्थानी साहब हैं, साहित्यकार हैं, एन.के. मालपानी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हैं, लोकेश शर्मा जी मैनेजर यूथ हॉस्टल जहां हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, सुरेंद्र दुबे जी कवि हैं, और कुछ ही देर में मनोज भारद्वाज डिप्टी मेयर जयपुर वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। शुरुआत करता हूं सबसे पहले इकराम साहब आपके साथ ही, क्योंकि माइक भी आपके पास ही है और शुरुआत भी आपके साथ करता हूँ। साहित्यकार हैं, एक पूरा साल बीत रहा है, बहुत संक्षेप में एक पूरा साल, वो साल 2016 कैसा कहेंगे? देखिए, वक्त एक रफ्तार के साथ बढ़ता है और बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी कुछ ही देर के बाद ये पुराना साल चला जाएगा और नया साल आ जाएगा। हर साल का अपना एक लेखा जोखा होता है। मैं ये कहता हूँ कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त हर शय को भूल जाता है, वक्त अपना संभाल कर रखना, वक्त बेवक्त काम आता है। हमने इस वक्त को संभाल कर रखा, लेकिन फिर भी हमारे हाथ से फिसलता ही चला जा रहा है और आने वाला वक्त हमारे यहाँ दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये पिछला साल बहुत सी भावनाएं देकर गया है, बहुत से जज्बात देकर गया है, बहुत सी खुशियां देकर गया है, बहुत से गम देकर के गया है, बहुत से आंसू देकर गया है, बहुत सी मुस्कानें देकर गया है। लेकिन इन सब के साथ साथ हर बार ये लगता है कि हम हर साल ये सोचते हैं कि फिर नया वक्त आएगा, हम कुछ नया करेंगे, जबकि होता ये है कि लौट कर फिर से वही हाल चला आता है और यूं ही हर साल नया साल चला आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बार फिर से एक नया साल आ रहा है, लेकिन साहित्य की दृष्टि से दो विषय इस नए साल में, पिछले साल में, बीते साल में बहुत महत्वपूर्ण रहे। असहिष्णुता और साहित्य पर बहुत ज़्यादा हलचल इस पूरे साल में देखने को मिली। ये मुद्दा ऐसा था, साहित्यकारों ने उठाया, कलाकारों ने उठाया, राजनीतिक जमात की तरफ से भी एक समर्थन मिला। क्या असहिष्णुता लेकर हम नए साल में जाएंगे? नहीं, हम असहिष्णुता लेकर नए साल में नहीं जाना चाहते। हम सहिष्णुता के साथ सदियों से रहते आए हैं और ये सहिष्णुता ही लेकर के हम नए वर्ष में जाना चाहते हैं। दरअसल साहित्यकारों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो अपनी सोच के हिसाब से उठाए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सहिष्णुता, ये साझा संस्कृति, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये अखलाक हमारे देश की धरोहर हैं और हमारे देश की संजीवनी है, जिसके बल पर हमारा समाज जीवित रहता है, जिसके बल पर समाज में धड़कनें पैदा होती हैं। असहिष्णुता, लोगों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारत में सदा सहिष्णुता रही है और सदा सहिष्णुता रहेगी। अर्चना जी, आपके पास आ रहा हूँ। इनटॉलरेंस, इस मुद्दे पर एक बार मेरे को लग रहा है शायद हम इस पे एक चर्चा में भी हम बैठ चुके हैं, तब आपने बड़ा इस असहिष्णुता वाले, अभी बीजेपी वाले नहीं हैं इसलिए मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, वरना ये बहस का मुद्दा हो जाता। हिंदुस्तान में 2016 में बड़ी बहस का मुद्दा रहा है इनटॉलरेंस। 21 साल के अंत में बहस फिर चर्चा में आया, राजनीतिक गलियारों में भी। लेकिन इनटॉलरेंस की आप जब बात करते हैं, असहिष्णुता, जो कई लोगों को एक विचित्र शब्द भी लग रहा था, जो लोग हिंदी के से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन इस शब्द के कई मायने भी हैं और उसको लेकर के बहुत सी राजनीति भी हुई। आपने देखा कल महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी एक बहुत सुलझा हुआ विचार रखा कि हम उस धरोहर के साक्षी होना चाहते हैं जो आर्ग्यूमेंटिव जो पॉलिसीज़ है उसको प्रश्रय दे और टॉलरेंस को दे। आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए लेकिन टॉलरेंस भी होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इस समय जो परिदृश्य बना, मैं कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ, ये वर्ल्ड ओवर सिनेरियो डेवलप हुआ है कि टॉलरेंस को टच करके और अपनी जो अफर्मेटिव अपनी जो बात है उसको थोपने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि मैं एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल के साथ यूनाइटेड किंगडम भी गई थी, वहाँ पर भी ये विचार था कि ब्रेक्सिट के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया और रेफरेंडम हुआ और ब्रेक्सिट भी हो गया। लेकिन समस्या ये हुई कि ये परिस्थितियाँ क्यों बनी। इसी प्रकार से हिटलर की पार्टी है स्पेन में, वो शासन में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है कि एक परिवर्तन का दौर है, ट्रांजिशन का दौर है। ट्रांसफॉर्मेशन के इस फेज़ में
जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं तब बहुत सारी क्या चुनौतियाँ। ये जो आप ट्रांजैक्शन का दौर कह रही हैं, इस ट्रांजैक्शन के दौर में कुछ लोगों की आवाज़ राजनीतिक आवाज़ों के साथ मिली या राजनीतिकों ने आवाज़ मिलाई? रोहित वेलुआ, जेएनयू प्रकरण, बुरहान की मौत, क्या लगता है इस देश में ये आवाज़ें मिलनी चाहिए थी? ये 2016 क्या शर्मिंदा नहीं करता इस बात के लिए? देखिए, बात आपकी ठीक है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो नेशनलिज्म था शब्द, जिसके लिए हम जिसको अमूमन पेट्रियाटिज्म के साथ जोड़ते थे, उसमें जिंगोइज्म का मिश्रण होता जा रहा है और उसका दोहन कौन कर रहे हैं हम सब जानते हैं। मैं किसी पर किसी प्रकार का आक्षेप भी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन लोगों ने सोचा कि सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि हर मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए और राष्ट्रवाद से जोड़ते ही आपकी भावना जो होती है उसके समर्पण की होती है, फिर उसके आगे प्रश्न नहीं होता। आपने देखा ना, आज लोग कतारों में खड़े हुए हैं अपने ही पैसे को अर्जित करने के लिए। उस मुद्दे पर वो 2016 का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। नहीं, मैं चलिए उसको छोड़ देते हैं अभी। लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं और वो ऐसा लगता है किसी को कि नहीं, ये हिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी, प्रेजेंट के एस्पेक्ट से भी, फ्यूचर के एस्पेक्ट से भी मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी है तो मुझे इस आवाज़ को दबाना है। और फिर जब हम प्रोस्पेक्टिव होकर के नहीं सोचते, रेट्रोस्पेक्टिव होकर के सोचते हैं तो परिस्थितियाँ इसी तरह से बनती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जब हम अंतिम पड़ाव से नए दौर के लिए जाने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि जब नववर्ष का आगाज़ होता है तो हमें लगता है कि उम्मीद है कुछ ना कुछ, और उम्मीदों के साथ ही उसमें प्रवेश करते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि औपचारिकता बन के साथ एक मंथन बहुत ज़रूरी होता है अर्चना जी, और हम उस मंथन के लिए बैठे। एक बार आपको रोक के मैं सुरेंद्र जी के पास आऊँगा। सुरेंद्र जी, बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हुई, कुछ आवाज़ों की बात हुई, कुछ नाम मैंने लिए जो 2016 में हुए, और आप तो कवि हैं, जोर जोर से गाते रहते हैं राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद इस समय, अर्चना जी का कहना है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, या कुछ भी क्या देश में किया जा सकता है? देखो, राष्ट्रवाद यहाँ पर अब दो तरह का राष्ट्रवाद मेरे को समझ नहीं आ रहा। 2016 में राष्ट्रवाद दो तरह का हो गया। एक राष्ट्रवाद आपकी कविताओं में होता है और एक राष्ट्रवाद शायद आज अर्चना जी की जुबान में अगर कहूँ तो सरकारी राष्ट्रवाद, जिसको इनको वो संघ वाला, बीजेपी वाला राष्ट्रवाद। देखो, जेएनयू में जो कुछ हुआ या बुरहान वानी की उस पर जो कुछ हुआ, कोई भी आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसको मार दिया, मर गया, वो ठीक है, सब वो होना चाहिए। पर आप आतंकवाद के समर्थन में नारे लगाएं, पाकिस्तान के समर्थन में भारत में नारे लगें, ये उचित नहीं है। ये कोई भी भारतीय इसको नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषाएं लगातार बदलती जा रही है। वो अभी आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे, असहिष्णुता की बात कर रहे थे। जब कोई सवाल पूछे और सवाल पूछते उसको देशद्रोही कह दे तो उसे असहिष्णुता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यानी अगर डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का अधिकार किसी के पास नहीं है और कोई इसे बाधित करना चाहता तो असहिष्णु है, एक बात। दूसरी बात कि राष्ट्रवाद हमारी धरोहर है, हमारी रग रग में राष्ट्रवाद है। मेरे ख्याल से ये 125 करोड़ भारतीयों में लगभग सभी, कोई 5, 10, 20 आजकल एक राष्ट्रवाद का उदाहरण बताता हूँ। मैसेज चल रहा था, मेरे पास भी आया था कि अगर आप सीमा पे नहीं लड़ सकते, चलिए नहीं लड़ सकते तो 50 दिन कतार में तो खड़े होइए, इंतजार कीजिए, ये भी राष्ट्रवाद है। नहीं, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ऐसा मैसेज मेरे पास आया। तो अब राष्ट्रवाद मेरे को सोचना पड़ेगा, आखिर कौन से राष्ट्रवाद की तरफ मैं जाऊं? आशीष जी, मैं इसको राष्ट्रवाद नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता कि आप कतारों में खड़े हो तो राष्ट्रवादी हो। और ये भी राष्ट्रवाद नहीं है कि आप फौज में लड़ने गए हो तो ही राष्ट्रवादी हो, देशभक्त हो। हम अपनी जगह रहते हुए देशभक्ति कर सकते हैं, अपने चरित्र को सही निभाते हुए अपने देश को प्यार करते हैं। लेकिन अभी रोक रहा हूँ, लोकेश जी के पास चल रहा हूँ। लोकेश जी, इसलिए आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि ये पूरा साल जो है ना, जो अभी मैं सुरेंद्र जी से बात कर रहा था, युवा जो है उसके लिए बहुत बड़ा जो ट्रांजैक्शन शब्द है वो अब मैं यूज़ करूँगा कि ट्रांजैक्शन ईयर था यूथ के लिए। चाहे कोई भी चीज़ देख ली, जब वो आवाज़ उठा रहा था तो असहिष्णुता की बात आ रही थी। अलग अलग जगह बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहां युवाओं को कुछ नया करने की 2016 में चाहत भी थी और बदलाव भी आया है। कैसा देखते हैं? जैसा आपने कहा, जो युवा इस जो पूरा वर्ष युवाओं का रहा, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो फेज़ या जो एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमारे युवाओं को, तो ये लोगों में उत्साह बढ़ा और ये सोचने के लिए मजबूर हुए कि हमारी उपयोगिता कुछ बड़ी है।
इस उपयोगिता बढ़ाने के हिसाब से और जो नए मीडिया के और जो नए उनके पास में गैजेट्स आए हैं, इनसे उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, अपने आप को कम्युनिकेट किया है लोगों के साथ में, और जहाँ भी उनको आवाज़ उठाने का मौका मिला उन्होंने आवाज़ उठाई है। और मैं युवाओं का जो यहाँ जो मेरे पास आते हैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो लगता है कि उनमें काम करने का जोश है और वो सीधे भटकते नहीं हैं कि आपने कह दिया और मैंने उस रास्ते पे चल दिया। वो पूरा विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद ही कोई अपना डिसीजन देते हैं। देश में इसलिए आपको रोक के एक बार डॉक्टर साहब के पास आऊँगा, मालपानी जी के पास। मालपानी जी, देश में कुछ तो चल रहा था 2016 में। एक, मैं राजनीतिक विषयों को छोड़ता हूँ, मैं और जितने विषय हैं असहिष्णुता को छोड़ता हूँ, लेकिन इस देश के जो यूथ था ना, उसके मन में चल बहुत कुछ रहा था 2016 में, और वो बार बार परिलक्षित भी हुआ। वो शायद आवाज़ बनना भी चाहता है, वो डेमोक्रेसी में हिस्सा भी लेना चाहता है और सवाल भी पूछना चाहता है। मैंने वोट दिया है, जवाब दीजिए। नहीं, यूथ आप सही कह रहे हैं कि वो जवाब चाहता है और उसके मन में है, जवाब लेने की इच्छा भी पूरी है। पर जो आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं अभी, राष्ट्रवाद का मतलब देशभक्ति। हम सब लोग बैठ कर के हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ये स्टेप लिया, वो स्टेप लिया, और यूथ भी यही कर रहे हैं। पर अगर अपन सही मायने में देखें तो अपने आप में झांके तो अपन ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए। अगर हर यूथ ये सोच ले कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छी बात होगी और राष्ट्रवाद पनपेगा इससे। विक्रांत साहब, लौट के आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप जितने कवि हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य की भाषाओं में पिछले कई सालों बाद ऐसा हुआ जब कहते थे कि अब सीमा के जवानों दिखा दो, अब ये कर दो, वो कर दो। कभी काफ़ी सारे कवि कहते थे अब के दिखाया, कुछ किया तो उस पर भी राजनीति। एक के बदले 10 सिर काट के लियाओ, वो 8-10 के बदले कुछ मार के लाए तो राजनीति। क्या 2016 का ये साल मुद्दों पे राजनीति का साल रहा? आपने बिल्कुल ठीक बात उठाई है, क्योंकि मुद्दे इस साल में बहुत उठाए गए। क्योंकि इस साल की एक बड़ी घटना सर्जिकल स्ट्राइक है। उरी हमला, पठानकोट भी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक भी है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है जिसके लिए जनता का सीधा कोई संबंध नहीं हुआ करता था। अब तक हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन उसको इस ढंग से राजनीतिक मुद्दा बना करके पेश किया गया, और फिर उसके बाद में जो वातावरण इस देश में पैदा किया गया वो एक अलग किस्म का वातावरण पैदा किया गया। जैसा कि मेरे दोस्त सुरेंद्र दुबे कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह कह देना, हम किसी बात को सवाल करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि देश प्रेम क्या है, और उसको पलट में अगर हम इसको देशद्रोह कहते हैं तो अच्छा एक संदेश नहीं जाता है, तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी कह सकते हैं। आपने सही कहा है कि युवा इस वक्त आक्रोश में भी हो सकता है, दिशाहीन भी है, वो दिशा चाहता भी है, आवाज़ बुलंद करना भी चाहता है, लेकिन उसे भी दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो दिशाहीन है नहीं, उसे दिशाहीन करने की कोशिशें भी की जा रही है। अगर युवाओं को सही दिशा मिल जाए, जो इस देश की आधी आबादी से भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं, तो ये देश आगे बढ़ सकता है। मैं उनके पास भी चलूंगा, उनसे भी बातें करेंगे। युवाओं से ज़रूर बात की जानी चाहिए, क्योंकि इस देश का सारा भविष्य युवाओं पर ही निर्भर करता है। और जहाँ तक ये मुद्दों की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दे बना करके हम राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति या राष्ट्रद्रोह जैसी बातों को सुलझा नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्म की धूल और मजहब की किसी मिट्टी से अब सवालों का खुलासा नहीं होने वाला, और उनको मंदिर में या मस्जिद पे जलाते क्यों हो जिन चिरागों से उजाला नहीं होने वाला। बहुत खूब कहा इकराम साहब, जिन चिरागों से उजाला नहीं होने वाला उनको मंदिरों में जलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पीछे चलता हूँ मैं, पीछे से शुरू करेंगे। ले लीजिए, आप ही ले लीजिए स्वर्णिम जी। क्या ये मुद्दे बनाने का साल नहीं बना? कुछ हो, छोटा सा विषय हो, एक मुद्दा बनाइए, एक छोटी सी घटना देश में कहीं भी हो जाए। देखिए, सही कह रहे हैं आप। जो वास्तविक रूप से राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए थे, सरकार को जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए था, रोजगार है या युवाओं की कोई समस्याएं हैं या युवाओं के एजुकेशन पॉलिसी या आपको इसमें बढ़ावा देने के संबंध में तो कोई बातचीत हुई नहीं। सिर्फ घटनाएं जो हुई, छोटी छोटी घटनाएं जो कि मान लीजिए सरकार से रिलेटेड हैं, सरकार के फ़ायदे में अगर, तो उनका मुद्दा बना दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक मान लीजिए ज़रूरत थी देश की, हुई, लेकिन उसके बाद उसको प्रोपेगेंडा का मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा और आप देखेंगे जितनी भी घटनाएं हुई, किसी को डाउन प्ले किया गया, किसी को उठाया गया।
ये चीज़ गलत थी। वास्तविकता में जो मुद्दे होने चाहिए थे, जिन पे सरकार को काम करना चाहिए था, आम आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए, या कहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस पे तो कोई बात ही नहीं हुई, ना मुद्दे बने। सरकार ने इस तरह के कार्य जो भी थे उनको लेकर के अलग अलग जगह से बयानबाजी होती रही। एक आदमी बयान देता है, दूसरे ने उसको या तो डिफेंड किया या उसको उसकी खिलाफत की, और मुद्दे जो वास्तविक थे वो तो छुप गए। और उसके अलावा जो आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि क्या वास्तविक मुद्दों को छुपाने का पूरा साल था? सारी छुपाए गए हैं। पूरे साल आप देख लीजिए, जो मुद्दे होने चाहिए थे उन पे तो कभी कहीं भी चर्चा नहीं हुई किसी भी फोरम पे। क्या, चलिए मैं आपको रोक के एक बार ब्रेक लूंगा और ब्रेक के तुरंत बाद लौटूंगा, और एक बड़ा विषय मेरे जो मन में चल रहा है बहुत देर से, मुद्दों को रोकने के लिए मुद्दे बनाए गए, विषयों को भटकाने के लिए मुद्दे बनाए। आखिर किसने बनाए इस देश में मुद्दे? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं है, ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, ये सवाल उन सब से है जो राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं।